हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड का डेरिवेशन देखा। आफ्टर दैट हमने बात किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर और ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यूज क्या क्या होती है। एंड उसके बाद में हमने बात किया था स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट देखेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बेसिकली। ठीक है, एंड उसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्कशन रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर भी करेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट ऐसे होता है कुछ एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज हुआ कि हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास में यहां पर अगर मैं कह लूं कि ये रहा एक लीनियर क्वांटिटी और ये रहा एक एंगुलर क्वांटिटी जो कि है यहां पर एस का मतलब डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो। वो डिस्टेंस यहां पर कन्वर्ट हो जाता है थीटा में, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है यहां पर ओमेगा में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी में। और यहां पर मैं अगर एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो वो यहां पर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा में, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन में। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर मेरा अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या वो भी ऐसे ही कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। एज लाइक अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो क्या टाइम यहाँ पर कन्वर्ट होता है या फिर नहीं होता। यस, वो नहीं होता यहाँ पर कन्वर्ट। ठीक है, टाइम तो हमेशा टाइम ही रहता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास में एक और भी क्वांटिटी है जिसको मैं कहता हूं मास। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या मास, जिसको हम यहां पर मास समझते हैं कि हाँ ये एक बॉडी का मास है, तो क्या यहां पर आने के बाद में वो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई। इस क्वेश्चन की शुरुआत बेसिकली बच्चों यहां से हुई कि एज लाइक हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहां पर भी एक वेलोसिटी का क्या आ रहा है, टर्म आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर ये लीनियर वेलोसिटी है या फिर कह लो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है तो मेरे पास में एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। कि वैसे सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि लीनियर वेलोसिटी है। एक पार्टिकल लीनियर, उसके पास में लीनियर वेलोसिटी है तो उसके पास में लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। क्या होगा अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी तो लीनियर वाली होगी ही होगी। एट द सेम टाइम क्या रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी भी होगी या फिर नहीं होगी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा सर। बस उस क्वेश्चन ने हमको यहां पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या मास का जो एक्सप्रेशन है यहां पर जो मैंने मास लिखा हुआ है क्या वो भी चेंज होगा या फिर नहीं होगा। बस इसी क्वेश्चन के लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया और उससे पता किया कि यहां पर जिस भी क्वांटिटी को मैं मास कह रहा हूं, लीनियर में जिसको भी मैं मास समझता हूं, वो यहां पर आके क्या बन जाएगा। बस इसी क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया। तो वो डेरिवेशन क्या है बेसिकली हम इसको अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो मालूम चला आपको क्वेश्चन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कहां से। बेसिकली हमें बस एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए था कि अगर मैं यहां पर मास समझ रहा हूं जिस चीज को, वहां पर एंगुलर के केस में उसको मैं क्या समझू। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम अपना हेडिंग डालते हैं। जो आज का हमारा हेडिंग है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग मोई भी कहते हैं। मोई, मोई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस टू मास। ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग है। और ये क्वेश्चन क्यों आया, ये जो हेडिंग है ये आप देख रहे हैं एनालॉगस जो है, एनालॉगस का मतलब क्या है बेसिकली, एनालॉगस का बस एक ही मतलब है सिमिलरिटी, समानता। ठीक है, एक जैसा। तो आपको आई थिंक हेडिंग से ही थोड़ा सा हिंट मिल चुका है कि जिस भी क्वांटिटी को हम मास यहां पर समझते हैं वो चीज यहां पर आके क्या बन जाती है, मोई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या होगा, कह लो फॉर्मूला क्या होगा, वो हम यहां पर अभी डिराइव करेंगे। ठीक है,
समझ गए। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए हमने थोड़ा सा एक एजम्पशन किया। वो एजम्पशन क्या किया कि सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लिया यहाँ पर कि हाँ सपोज कर लो कोई भी एक रैंडम बॉडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे मानता हूं कि सपोज करो कि ये एक एक्सिस के अराउंड में बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये है क्या, बेसिकली ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है जो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप कह लो एक मजबूत सा बॉडी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड में बस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि क्योंकि ये एक बॉडी है तो इसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। फिलहाल यहां पर हम उस चीज को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब जो कि काउंट ना हो सके, इसीलिए मैं उसको फाइनाइट कहना चाहता हूं। बस इसी रीजन से मैंने क्या कह दिया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो हर एक की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा मानते हैं कि सपोज कर लो एक यहां से ना पार्टिकल ले लो, कोई भी छोटा सा, जिसका मास ले लो m1, ठीक है। एंड यहां से इसका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर इस m1 के बारे में आप सोचोगे तो ये m1 क्या कर रहा है, बेसिकली इस एक्सिस के अराउंड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये पूरा जो रिजिड बॉडी है ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड में। याद है ना डेफिनेशन हमने देखा था उसके बारे में कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है बेसिकली, ओके। तो ऐसे ही करके मैं और भी ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, जैसे ये रहा m2 और ये रहा डिस्टेंस r2। अब ये r2 डिस्टेंस क्या है या फिर r1 डिस्टेंस क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट ऑफ मास, ठीक है। ये जो भी m1 या फिर ये जो भी m2 की डिस्टेंस है वो इस एक्सिस के अराउंड में क्या है, परपेंडिकुलर है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो r2 है, बेसिकली अगर समझो आप तो ये रहा आपका एक्सिस, यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा मास होगा, ठीक है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r1 r2 r3 कह रहा हूं और आप सभी देख सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस इतना सा है। तो ऐसे ही करके मैं और भी चीजें कुछ मान सकता हूं कि सपोज कर लो यहां पर m3 है और यहां पर क्या इनके बीच का डिस्टेंस अगेन r3 है। और ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे, ऐसे n पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब जो लास्ट पार्टिकल होगा उसको हम कह लेते हैं कि ये हमारा है mnth पार्टिकल और ये जो डिस्टेंस है वो rnth क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली, ओके। ओके, ये तो हमको समझ में आता है। अब इससे क्या, इससे हमको एक चीज और भी मालूम चलता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट m1 है, m2 है, m3 या फिर mn है, इनके पास में क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब अगर सर्कुलर मोशन है तो इनके पास में बेसिकली दो टाइप की वेलोसिटीज है। एक वो वेलोसिटी है जो कि जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं और एक वो वेलोसिटी है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही रोटेट कर रहा है विद स्पीड ऑफ ओमेगा, तो इसका मतलब जितने भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते होंगे, अपने एक्सिस के अराउंड में ऐसे रिवॉल्व करते होंगे। इस एंगुलर स्पीड से वो क्या करते होंगे, बेसिकली रिवॉल्व करते होंगे। अब लीनियर कैसे मिलेगा, लीनियर मिलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से। जैसे ही उनके पास में ओमेगा है और जैसे ही उनके पास में एक r डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके पास में एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके आसपास में क्या है, उसके पास में देखो एक तो एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो है ही है, उसके बाद में एक और भी वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल हर एक जगह पे लग रही है, ओके। उसी को हम बेसिकली लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। मालूम चल रहा है, ओके। तो इसी का हमको बस डेरिवेशन देखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे आगे जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो माना है आप उनको ये बता दो कि हाँ आपने क्या माना है। तो आपने माना है कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। उस रिजिड बॉडी में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी से परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। बस आप ये उनको बता दो। तो हम भी वही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखे हम, कंसिडर अ rigid body having n number of particles rotating around a fixed axis with angular speed, एक्चुअली में
विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, मालूम चल रहा है ये चीज, इसी चीज को मैंने बस लिख दिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम क्या जानते हैं कि जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनके कुछ मास है, m1 m2 m3 एंड सो ऑन करके। तो हम कहते हैं लेट अस कंसीडर द masses of n number of particles are, क्या है वो, m1 है, m2 है, m3 है, और कहाँ तक गया वो, mn है, mn तक गया है, एंड their perpendicular distances from the axis of rotation are r1 r2 r3 एंड कहाँ तक, rn तक रेस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने बस इतना लिखा कि एक रिजिड बॉडी है जो कि एक क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है अपने एक एक्सिस के अराउंड में। अब क्योंकि उसके पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो वो क्या करेगी, वो जितने भी उसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सब क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, और उनका जो रेस्पेक्टेड डिस्टेंसेस है r1 r2 r3 एंड rn तक, उस चीज को हमने यहाँ पर बेसिकली लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मुझे पता करना है कि एक के पास में क्या है, वेलोसिटी है। अब क्योंकि मुझे क्या पता करना है, अगेन वही क्वेश्चन मेरा कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर भी मैं काइनेटिक एनर्जी से ही स्टार्ट करता हूँ कि एक छोटे से पार्टिकल, दैट इज अगर मैं एक m1 के पार्टिकल की बात करूं तो उसके पास में लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू कितना आएगा वो, हाफ एम वी स्क्वायर m1 और v1। क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या है, m1 है, और सेकंड वेलोसिटी क्या होगी उसकी, v1 ही होगी। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसका मास m1 है, डिस्टेंस r1 है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v1 होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए रहा। अगर मैं ऑल दी पार्टिकल्स के लिए कहूं तो क्या आएगा, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर, तो वो क्या होगा बेसिकली, इक्वल टू सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक, लास्ट पार्टिकल तक, तो वो क्या आ जाएगा, हाफ mn vn का स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमने सबका काइनेटिक एनर्जी लिख लिया है। अब इसी चीज को मैं यहां पर लिख सकता हूं कि क्योंकि सिंस, पहले लिखो सिंस क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से इसी चीज को यहां पर रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू हाफ m1 v1 की जगह पर अगर मैं ये पुट करता हूं तो ओमेगा सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है, एंड बचा क्या हमारा r, तो r भी सबको दे दो, तो अगर r दिया तो इसके लिए r1, इसके लिए r2, इसके लिए r3 और इसके लिए rn, तो यहां से क्या आएगा, हाफ m दोनों का स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर और r1 का स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर। आपको मालूम चल रहा है ना कि ओमेगा क्यों कांस्टेंट है, याद है ओमेगा क्या होता है बेसिकली, थीटा बाई टी, तो थीटा सब कितना कवर करे, 2 पाई, और टाइम सबके लिए सेम होगा। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, इसलिए सबका ओमेगा सेम है, ओके, बट सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है वो। ओके, ठीक है, सो एट द सेम टाइम इसी चीज को अगर हम आगे बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ m3,
ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये किसका आएगा 3 का। ओके, अब आफ्टर दैट अगेन क्या आ जाएगा, प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा वो लास्ट वाला पार्ट, जो कि क्या होगा हाफ एम एन, और यहां पर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और यहां पर अगेन क्या आ जाएगा आर एन का स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके। अगर अब आप यहां पर देखो तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो कॉमन क्या है, ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा का स्क्वायर, प्लस प्लस करके अगर हम और भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी क्या है ओमेगा का स्क्वायर कॉमन है। एक चीज और भी कॉमन है जो कि है हाफ, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, और यहाँ भी हाफ है, तो हम दोनों को कॉमन ले रहे हैं। तो अगर मैं दोनों को यहाँ पर कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हाफ, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर हम वहां पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो बचा वो बचा है m1 r1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचा m2 r2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचा m3 r3 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 लास्ट वाला पार्टिकल mn rn का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ कॉमन लिया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से तो बच गया ये का पार्ट। अब अगले ही केस में हम इसको ऐसे कह दे रहे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर वेयर ये आई क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसको और भी लिखूंगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर डॉट 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 लास्ट वाला पार्टिकल mn rn का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आई है, अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो तो इसी आई को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो आई होगा ये होगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से आप इसको लिख सकते हो एम आई आर आई का स्क्वायर, और यहां पर एन। तो ये जो आई आ रहा है बेसिकली, ये आई है क्या, इस चीज को हमने माना कि ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आई को हमने इतना मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए बस। तो यहाँ से हम लोग देख लें कि ये आई इतना रहा, इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया। ये एक छोटा सा डेरिवेशन रहा, ठीक है, किसके लिए, अगर हमको आई की वैल्यू चाहिए थी तो। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, आफ्टर दैट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में रफ करने जा रहा हूँ, और ये डायग्राम भी कॉपी कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो आई की वैल्यू आ रही है वो समेशन ऑफ एम आई और आर आई का स्क्वायर आ रही है, जहां पर आई क्या है, कोई भी एक नंबर है, इंटीजर कह लो। ठीक है, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 1 से लेके n तक। अब यहाँ पर ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आया, अब क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उन सब की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा, तो अगर मैं इन सब की एनर्जी की बात करता हूं तो बेसिकली अगर आप समझो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एज लाइक अगर जब मास m1 m2 m3 n ऐसे ऐसे था, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सबका मास क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर आप मानो कि एक ही बॉडी है, क्योंकि जो बॉडी थी वो रिजिड बॉडी है, अगर मैं उसका कंबाइंड मास मानता हूं तो उसका कंबाइंड मास क्या होगा, m होगा। ठीक है, और टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वो घूम रहा है तो उसके पास में क्या है बेसिकली वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैंने उस पूरी बॉडी को एक मास कंसिडर किया है तो उस केस में इस टोटल बॉडी का जो मास होगा वो क्या होगा, कैपिटल M कह लो, और जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, अब ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा स्क्वायर में। तो वहां से हम ये देखते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है कि जो जिसके बारे में मैं बात अभी यहाँ पर कर रहा हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल वेलोसिटी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा उस परफेक्टली बॉडी का। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके इक्वल आ रहा है बेसिकली हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, जहां पर मुझे मालूम चल रहा है कि ये हाफ क्या है, एक नंबर है, यहां से मुझे मालूम चल रहा है कि ये वेलोसिटी ये तो इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो मास दिख रहा है, जिस चीज को हम यहां पर लीनियर में मास समझते हैं, वो यहां पर क्या बन चुका है, आई बन चुका है बेसिकली।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब अब जो हम वापस बैक टू आवर क्वेश्चन आ जाते कि हमने यहाँ पर जिसको लीनियर डिस्टेंस समझा था वो यहाँ पर एंगुलर बन गया, जिसको लीनियर वेलोसिटी समझा वो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बन गया, जिसको यहाँ पर अल्फा एक्सीलरेशन समझा वो यहाँ पर अल्फा बन गया। वैसे ही जिसको हमने मास समझा वो यहाँ पर क्या बन गया? आई बन गया। और आई क्या है? मोई है। मोई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या आया? बेसिक फॉर्मूला उसका ये वाला पार्ट आया, ये कह लो या फिर ये कह लो। तो मतलब अगर अब मुझे एम आई की वैल्यू कहीं पर भी लिखनी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो लिखूंगा एम आर का स्क्वायर। अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं तो उसके लिए फॉर्मूला या तो ये लिख सकता हूं या तो ये लिख सकता हूं, ठीक है। मालूम चल रहा है आपको? ओके, तो ये रहा हमारा बेसिकली क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो आई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहली बात तो मास के ऊपर डिपेंड कर ही रहा है। सेकेंड चीज जो आर है, ये जो आर है, और आर भी नहीं, आर के स्क्वायर से, और वो आर है क्या? बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, समझ रहे हो आप? अब इसका थोड़ा सा हमको फील लेना है। अब फील कैसे लेना है? ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं इसके ऊपर। अब समझना इंपॉर्टेंट कैसे? अब जैसे देखिए, मैं आपको कहूं कि जैसे यहां पर जो चीज आप मास समझते हो, जैसे एग्जांपल ले लो 1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg, तो आपको मालूम चलता है बच्चों, मैं मास की बात कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज मैं यहाँ पर मास समझता हूँ 1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg, वो चीज यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो चुकी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब जरा आप समझो एक चीज को कि यहाँ पर जब तक मैं किसी भी क्वांटिटी में मास को ऐड नहीं करता हूं तब तक वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ही हल्का सा इंक्रीज कर दूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जा रहा है। नहीं समझा? जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये रहा एक मेरे पास में कोई भी एक्सिस, ठीक है। यहां से मैंने एक रोप लिया, रस्सी लिया, स्ट्रिंग लिया, और वहां पर एक छोटे से मास को टाई कर दिया, और यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो है r1। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको बेसिकली से घुमा रहा हूं, गोल गोल घुमा रहा हूं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने यहां से सेम मास सेम ही लिया, लेकिन अब जो डिस्टेंस लिया वो r2 ले लिया, मतलब बड़ी रस्सी ले लिया, और उसको यहां से ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो अब यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमें क्या मालूम चल रहा है? हमें ये मालूम चल रहा है कि मास वही है, मास m और m मास सेम ही है, लेकिन अगर मैंने उसका एक्सिस से रोटेशन, एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ा दिया तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बढ़ गया। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो अब मैं इसको एक सेकंड तरीके से कह सकता हूं कि उसका मास बढ़ गया। समझो, थोड़ा सा डिटेल में समझो। यहां पर लीनियर के केस में हम मास को मास ही रहने देते हैं। मास को जब तक हम कुछ उसके अंदर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे तब तक मास इंक्रीज नहीं होता। लेकिन यहां पर जस्ट डिस्टेंस ही बढ़ाने से मेरा मास क्या हो गया? बढ़ गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि फिलहाल के लिए अगर ये साइकिल था, साइकिल का मास था, तो ये बन गया एक बाइक का मास। एज लाइक आप दोनों को गोल गोल घुमाओ, जैसे इसको आपने घुमाया तो इससे आपको चोट कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मास कम है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन अगर आप इसको गोल गोल घुमाओ तो उससे आपको चोट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बढ़ गया, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। आपको मालूम चल रहा है? ठीक है, पक्का? ओके, थोड़ा सा और समझ लो कि यहाँ पर मास ही होता है। यहाँ पर जब तक यहाँ पर साइकिल है तो वो हमेशा साइकिल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो साइकिल कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? बाइक के मास में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे? जस्ट डिस्टेंस को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो। ओके, पक्का? ठीक है, अभी टाइम आने पे हम और भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मास बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मालूम चलेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का मास हम ले लें तो अगर मास मुझे मालूम चल जाए और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसको मेरे को मालूम चल जाए तो मैं यहां से उसका पता कर सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होगा। ओके, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास ओनली। यहां पर जिस चीज को आप मास समझते हो उसी चीज को यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करना है। यहां पर मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन यहां पर मास का एक फॉर्मूला आ चुका है जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं,
और वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना ज्यादा डिस्टेंस दूर है वो। ओके, ठीक है। ओके, तो आप फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ करने जा रहा हूं और इसके बाद में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास में, डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पास में कितना मास होता है या फिर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। ओके, तो सर इसका यूनिट क्या होगा? इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा? m के लिए मास kg, ठीक है, और r के लिए मीटर का स्क्वायर। अगर मैं इनका डायमेंशनल एनालिसिस निकालूं तो कैसे आएगा? kg के लिए मास तो m⁻⁴, ये लेंथ है तो l⁻² और t का टाइम 0, ठीक है। ये रहा उसका डायमेंशन एनालिसिस। सर ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? दोनों ही नहीं है ठीक है सर, ये तो स्केलर होना चाहिए क्योंकि मास इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या होना चाहिए बेसिकली? स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या होता है सर? टेंसर क्वांटिटी वो होता है जैसे ना ही वो स्केलर रहा ना ही वो वेक्टर रहा, तो उसके बीच का रहा, तो हम उसको क्या कह देते हैं? टेंसर क्वांटिटी कह देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल जैसे समझो थोड़ा सा, कि अगर मैंने अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। बस इस रीजन से हम इसको क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अब ऑप्शन ए दिया है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी दिया है टेंसर क्वांटिटी, ऑप्शन सी दिया है वेक्टर क्वांटिटी और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस, तो आप लिखोगे टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको टेंसर क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको क्या मानोगे? स्केलर क्वांटिटी मानोगे। एज लाइक अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? ऑल्दो उसके पास में डायरेक्शन है, ऑल्दो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इन एक्चुअल में वो टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। समझ गए? अगर आपको टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में दिया है तो ही आप उसको मार्क करोगे, अगर नहीं दिया है तो आप उसको क्या मानोगे कि ये क्या है? ये एक टेंसर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये हमने यूनिट की बात कर ली, डायमेंशन एनालिसिस की बात कर ली, क्या होता है स्केलर, वेक्टर या फिर टेंसर, तो ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। अब जैसे अब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रिंग को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले ना बच्चों एक चीज और भी छोटी सी है, जो कि है अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला ये देखा, I इज इक्वल टू क्या आया था? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू यहां से 1 से लेके n तक, ये आ रहा है MI/RI का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे अल्टीमेटली यही मिलने वाला है, M1R1 का स्क्वायर, M2R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ना बच्चों, ये है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग इन द सेंस, सपोज करो यहां पर ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर कोई m1 है, यहां पर कोई m2 है, यहां पर कोई m3 है, यहां पर कोई m4 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आ रही है ये किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब जो मास है वो अलग अलग है, हर एक मास अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। उसके बाद में एक आता है हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम वो क्या होता है सर? वो होता है बेसिकली, अब जैसे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे आप एक प्लेट ले लो, जैसे आप कोई भी एक रैंडम बॉडी ले लो, यहां पर एक रैंडम बॉडी ले लो, तो यहां पर जितने भी मास हैं वो सब एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, एक दूसरे से अगल बगल में हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली? ये है हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम। अब कंटिन्यूअस सिस्टम है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? उसके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ r का स्क्वायर dm, ठीक है। ये किसके लिए है? फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। अब कैसे सर? देखो जैसे
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से समेशन ही है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, समेशन किया, तो यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल से, इसीलिए हमने उनका समेशन का साइन किया। समेशन क्यों किया? क्योंकि m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, m3 यहाँ पर, m4 यहाँ पर, m5, m6, m7, ऐसे ऐसे करके हर एक मास अलग अलग है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। लेकिन अगर मास एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगर मास जो है वो कंटिन्यूअस है, हर एक इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला इसके फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। जहां पर हम ऐसा मानते हैं कि जो डीएम है वो एक छोटा सा मास है और उसका जो पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? आर है। इसीलिए वो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? इसके अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन ये कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हर एक जगह जहां पर मास हमेशा ऐसे लीनियरली दिया रहा है, ऐसा मास आपको दिया रहा है कि हाँ ये एक मास रहा। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम अपने आसपास में, जैसे ये मार्कर, तो इसमें मास क्या है? बेसिकली क्या है? हर एक जगह पे मास है। तो ये क्या हुआ एग्जांपल? कंटिन्यूअस सिस्टम का। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन डिस्क्रीट की बात करें तो एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर, एज लाइक आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके बाद में हम लोग बात करें अपने रिंग के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो वो क्या होगा। जैसे अभी आपका ये डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग कि हम क्या करने जा रहे हैं, मोई ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब जैसे बच्चों मैंने यहां पर एक रिंग बना दिया, ये रहा एक रिंग। ठीक है, अब यहां से जो एक्सिस है वो कैसे पास हो रही है? यहां से, सेंटर से। ये रहा सेंटर और ये रहा इसका प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर ही प्लेन है, कुछ ऐसा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। वो एग्जांपल ये रहा, अगर ये रहा मेरा एक रिंग, ठीक है, तो ये रही मेरी एक्सिस। ठीक है, ये रही ऐसे एक्सिस। ओके, और इसके अराउंड में ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे रिवॉल्व करे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये जो रिंग है इसका जो टोटल मास होगा वो टोटल मास क्या होगा? m। इस पूरे रिंग का टोटल मास m है और जो रेडियस है वो r है। जैसे यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो r है और ये जो टोटल रिंग है उसका मास m है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास कंटिन्यूअस है। क्यों? एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, सब क्या है? एक के बाजू में एक, कंटिन्यूअस है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था याद है? आर स्क्वायर और dm। ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो r है, ये जो r है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसे सर कांस्टेंट है? यहाँ पर जो मास dm है उसके लिए डिस्टेंस कितना है? r है। यहाँ पर जो dm होगा, यहाँ पर जो dm होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक जगह पे आप किसी भी dm को ले लो तो आपको मालूम चलेगा कि ये dm के लिए ये r कांस्टेंट है। तो ये r क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? r का स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या बच गया? dm। ठीक है, अब dm क्या है? dm को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, कोई भी छोटी सी क्वांटिटी अगर मैं dx है, dx को मैं इंटीग्रेट करता तो क्या बन जाता है? वो x बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी dt है, जैसे ये रहा सिर्फ dt, तो ये क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। क्यों? इंटीग्रेशन का काम ही क्या है? छोटे से बड़ा करना। तो यहाँ पर ये dm है, सब मास को मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर और मास m, इसका मतलब m r का स्क्वायर। क्योंकि हमने रेडियस क्या माना? r का स्क्वायर माना, कैपिटल R, तो आप भी यहाँ पर लिख लो कैपिटल R, तो ये ले लो। तो ये क्या हो गया हमारा? बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, अगर ये रहा आपका एक रिंग, ये ऐसे एक छोटा सा रिंग है, तो एक्सिस कैसे होगी? ये एक्सिस होगी। ठीक है, पक्का? ओके, अब जो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा होता है, अब इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो अब जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, अब क्योंकि हमने रिंग की बात कर लिया है, अब हम बात करते हैं हमारे डिस्क के बारे में। ठीक है, सो डिस्क क्या होता है? डिस्क आपको पता है, आपके घरों में जिसके ऊपर मम्मी घर पे रोटी बनाती हैं तो वो तवा के ऊपर मम्मी रोटी को सेकती हैं। ठीक है,
तो उसी को हम बेसिकली डिस्क कह रहे हैं, आप उसी को प्लेट कहते हैं बेसिकली, ठीक है, प्लेट कह लो कोई भी। तो अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका। तो देखिए उसका डेरिवेशन भी है छोटा सा। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं, वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अगेन कहां से वो पास होगा, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड अगेन वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ये रहा मेरा डिस्क और ये रहा सेंटर से पास करता हुआ ऐसा। क्योंकि ये डिस्क है तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, डिस्क है। ओके, ठीक है, अगर ये हमारा डिस्क होता है, ओके, तो अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये कंटिन्यूअस सिस्टम है या फिर डिस्क सिस्टम है? यस, कंटिन्यूअस सिस्टम है। क्यों? मास क्या है, एक के बाजू में एक है, बस इसीलिए, ठीक है। तो मासेस क्या है, अलग, हर एक के बाजू में एक एक मासेस है, इसीलिए वो क्या है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो फॉर्मूला अगेन क्या लगेगा इसके लिए? इसके लिए अगेन फॉर्मूला हमारा लगेगा I इज इक्वल टू वॉट, एम, ऐसे ले लो, आर का स्क्वायर और ये रहा dm, ठीक है। अगेन ये फॉर्मूला से हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर, ये तो मालूम चलता है। लेकिन ना बच्चों, इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे अगर आप लोगों को पता है कि लीनियर मास सिस्टम क्या होता है, एज लाइक जैसे मैं लैम्बडा की बात कर रहा हूं तो उसको हम क्या कहते हैं, याद है आपको? लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच, मास अपॉन लेंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसी का एक थोड़ा सा बड़ा भाई होता है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन में एरिया, और उसी का एक और बड़ा भाई है जो कि है रो, उसको हम कहते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी। ये होता है हमारा, बताइए, एरियल मास डेंसिटी। ये क्या होता है हमारा, अगेन वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज क्या है, इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले बेसिकली। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। और बच्चों, इसको एक्चुअल में समझने से पहले ना मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं इसको यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। सो बच्चों, एक ना कॉन्सेप्ट है, आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे जेई नीट, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मैं उसको कहता हूं बनाना कॉन्सेप्ट। बनाना कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, ये बनाना कॉन्सेप्ट क्या है सर? जैसे आप जहां कहीं भी रहते हैं तो वहां पर आपको बनाना तो मार्केट में मिलता होगा। और बनाना कैसे मिलता है हमको? डजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से हमको मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं उसका थोड़ा सा देखूं, एज लाइक जैसे मुझे पता है कि 12 बनानास कितने का मिलता है, वो ऑलमोस्ट मिलता है 40, 50, 60 इतने के आसपास ही मिलता है। तो हम एक बेसिक अमाउंट मान लेते हैं कि वो कितने का मिलता है हमको, 40 रुपीज का मिलता है। जैसे अगर मैं मार्केट में गया तो मुझे बनाना चाहिए, मैंने बोला उनको 1 डजन बनाना दो भाई, ठीक है। तो वो मुझे क्या देंगे, 12 बनाना, और वो बोलते हैं मुझे 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 80 रुपीज, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक बेसिक क्वांटिटी मान लिए कि ये 12 बनाना कितने का मिलता है, 40 रुपीज का मिलता है। अगर मुझे एक बनाना चाहिए, जो कि वो भैया जी कभी देंगे नहीं, ठीक है, तो एक बनाना मैं कैसे लूं उनसे, ठीक है। अगर मैं मुझे एक परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि हाँ यार, अगर आप 12 बनाना 40 रुपीज का देते हो तो एक बनाना कितने का देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क, क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि एक बनाना कितने का आएगा? यस, ऑफ कोर्स बता सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं उसको? हम ऐसे निकालते हैं कि 1 बनाना जो भी आएगा वो होगा 40 अपॉन में, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो 12 और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका रुपीज। एज लाइक आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आपको मिल जाएगा कि हाँ 1 बनाना कितने रुपीज का आएगा बेसिकली, ठीक है। एज लाइक अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 जा जाएगा, ये 3 जा जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1 दैट इज 10/3। अगर मैं इसको और भी सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 3.3333 समथिंग लाइक 4। ठीक है, इसका मतलब 1 बनाना की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.3, मतलब 3 रुपीज एंड 33 पैसे या फिर 34 पैसे। ठीक है, मालूम चला आपको। तो यहां से मैंने 1 बनाना की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ 3 बनाना इसकी वैल्यू, तो आप मुझे आराम से बता सकते हो कि हाँ सर ये रहा 1 की वैल्यू, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40/12, ये तो 1 की वैल्यू थी, मेरे को 3 के लिए चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो और ये आपका क्या आ गया इतना रुपीज। बच्चों यहां तक तो आपको एकदम बहुत ही परफेक्टली समझ में आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 3.75 बनाना कितने का आएगा सर? 3.75 मतलब 3 तो बनाना कंप्लीटली प्लस 75% ऑफ 1 बनाना। अगर 1 बनाना 100% का है तो उसका 75% वो ले लो और एक 3 बनाना ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो अब आप ये चीज बाय दिस कैलकुलेशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना निकालना है मुझे चाहिए 3.75 बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगेन वही सेम कहानी कि एक के लिए कितना है, एक के लिए इतना है, तो बाकी इसके लिए कितना होगा 3.75। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा आपको आराम से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये हमारी क्या वैल्यू होगी। ओके, ठीक है। अब इसी को रिवर्स में भी सॉल्व किया जा सकता है। रिवर्स में कैसे? अभी हमने किया कि 1 बनाना कितने का आ रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये रहा 40 रुपीज और उसके अंदर आपको 12 बनाना आता है, तो 1 रुपए का, अगर मेरे पास में 1 रुपए है तो उससे कितना बनाना आएगा, तो उसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 रुपीज में कितना आएगा 12 अपॉन में ये 40। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका क्या आएगा ये आएगा बनाना। अगर आप इसके सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाएगा, अगेन ये 3 जा, अगेन ये 10, इसका मतलब कितना आ रहा है 0.3 रुपीज। मतलब अगर आपके पास में 1 रुपए है, ठीक है, अगर आपके पास में 1 रुपए है तो वो आपको जो बनाना बेचता होगा वो क्या करेगा 30% आपको देगा। एक बनाना का 30% आप निकाल लो, उतना पार्ट आपको वो 1 रुपए में देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है देना उसके लिए भी। ठीक है, ओके। तो ये तो मुझे मालूम चल गया 1 रुपए में कितना बनाना आपको वो देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन उसको आपको एक बनाना का 30% देना चाहिए, लेकिन वो आपको देगा नहीं। ठीक है, समझ सकते हो। ओके, अच्छा। अब ये तो सर बहुत ही बेसिक था सर, ये तो बहुत बेसिक था। लेकिन अगेन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछ लो कि 1 रुपीज एंड 80 पैसा या फिर 50 पैसा या फिर 20 पैसा, तो उससे कितना बनाना आपको आना चाहिए। तो अगेन ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाती है कि अगर मेरे पास में है 1.5 रुपए, ठीक है, 1 रुपीज एंड 50 पैसे है मेरे पास में, तो उससे कितना बनाना आएगा। बस आप सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, और ये जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा बनाना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट क्या क्यों यूज आया, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस आपको आने वाले क्लास में मालूम चलेगा, जब आपके पास में जब हम जेई या फिर नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर जब मैं अभी इसके बारे में करूंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट वहां पर काम आने वाला है कि ये कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपके लाइफ में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो आपको आने वाले टाइम में थोड़े ही दिनों में कह सकते हो मालूम जरूर चलेगा। ठीक है, फिलहाल अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। ठीक है, आई होप। अगर स्टिल इसके रिगार्डिंग कुछ आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली बनाना कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी के बाद में एक हमारा जो आता है कॉन्सेप्ट, अब आप जबकि इसको समझ चुके हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं इन तीनों चीजों को। कैसे? जैसे मैं एक का एग्जांपल लेता हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं लीनियर मास डेंसिटी की। लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, इसका नाम है लैम्बडा। ओके, अब ये होता क्या है, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख सकते हैं कि मास और लेंथ है, इसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब क्या, जरा समझो कि ना, इसका मतलब बस इतना है कि अगर मेरे पास में एक लेंथ है, जिसको मैं कह रहा हूं कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है, उसके पास में एरिया नहीं है।
अगर एरिया है भी तो वो क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि ये रहा मेरे पास में एक छोटा सा बहुत ही एक रॉड है, बहुत ही पतला सा ये रॉड है, ठीक है, बहुत ही पतला सा ये रॉड है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका, अब देख सकते हो डायग्राम थोड़ा सा खराब बना हुआ है, ठीक है, मैं वापस से बना देता हूं। छी छी, सो देखो एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये रहा, ओके, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूं कि इसका जो लेंथ है वो है L, ठीक है, मैं कहता हूं इसका जो मास है वो है M, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका जो लेंथ है वो आप मान लो L, इसका मास मान लो M। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी बताना चाहूं तो सपोज कर लो ये मान लो ये है 5 मीटर्स का, जो लेंथ है वो है 5 मीटर्स का, और जब मैंने इसको मेजर किया तो ये आ रहा है 10 kg, ओके, ठीक है। बस अब क्योंकि इसके पास में एरिया है नहीं, तो जितना भी मास होगा वो सब मास कहाँ होगा, इस पूरे लेंथ में होगा। इसका ये पूरे लेंथ में क्या होगा, मास होगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं मास की बात करता हूं तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, जैसे मैं सॉल्व करता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, m/l। m कितना है, 10 है, लेंथ कितना है, 5 है, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे को आता है 2, ठीक है। यूनिट क्या होगा, मास है तो केजी, डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ मतलब मीटर का -1, ठीक है। ये रहा इसका यूनिट। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जैसे मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, अब इसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर, तो इसका मास कितना होगा, क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है कि अगर ये जो टोटल लेंथ है वो है 5 मीटर, इसका जब मैंने इसको मेजर किया, इसको वेट किया, तो मुझे मालूम चला कि ये 10 kg का है। मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा पार्ट कट किया, अब वो थोड़ा सा पार्ट कितना, 1 मीटर लेंथ का है, तो आप मुझे बता सकते हो उसका मास कितना होगा। यस, ठीक है। ये जो वायर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी मोटा पतला नहीं है, ठीक है। तो उसका मास कितना होगा, यस, उसका मास मालूम चल रहा है 2 kg उसका मास होगा, क्योंकि 1 मीटर का मास 2 kg, 2 मीटर का मास 4 kg, देयरफॉर 5 मीटर का मास 10 kg है, ठीक है। यहां तो आपने बहुत ही आराम से बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं और कह दूं कि मुझे आप बताओ 1.70 मीटर्स, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, आप ये भी बहुत ही आराम से बता लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन है सर जस्ट, ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे कितना इसका केजी आना चाहिए। लेकिन अगर इसे मैं थोड़ा सा और भी नंबर ऊपर नीचे कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पर 3.26075 मीटर्स, देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा अंदर हो गया, ठीक है। अगर स्टिल मैं इसका आपसे मास पूछूं तो कितना आना चाहिए, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका मास होगा तो कितना आएगा, अब ये हम अपने लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर हम अपना लॉजिक लगा सकते थे, यहां पर हम अपना लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन यहां पर अपना लॉजिक हम लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अंदर तक चले गया, कुछ ज्यादा ही, ये कहते हैं ना आप, सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच गया। ये डेसिमल के बाद में 4 डिजिट 5 डिजिट आ गया, तो इसके लिए हमारा लॉजिक अब काम नहीं करेगा। तो उसके लिए, उस दिन के लिए हमने इस लैम्बडा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से हमने क्या निकाला, लैम्बडा की वैल्यू निकाली है। अगर अब इसको आपको मास चाहिए तो आप क्या कह दो कि भाई ये रहा मास। देखो आप इसी चीज को ना उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, बनाना कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी सेम चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, इतने लेंथ के लिए मेरे को केजी का मास चाहिए, तो मुझे पता है लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच, मास अपॉन में लेंथ, ठीक है। मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे लेंथ पता है क्योंकि लेंथ गिवन है, अब मुझे मास चाहिए, तो लैम्बडा जरा लिखो, m इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा इंटू लेंथ। लैम्बडा कितना है, लैम्बडा की वैल्यू रही ये जो कि हमने कैलकुलेशन किया है, तो ये रहा 2, लेंथ कितना है, ये रहा, तो 3.26075। अब आप इसको सॉल्व कर लो, वही क्या होगा आपका मास की वैल्यू। तो आप यहां पर देख सकते हैं बेसिकली कि हमने अब अपना लॉजिक से हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, पेन एंड पेपर लिया और इसको आराम से सॉल्व कर लिया। बस ये रहा इसका इंपॉर्टेंस, इस लैम्बडा का इंपॉर्टेंस। इसको समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिनका हम एरिया बहुत ही कम लेते हैं, तो अगर उनके पास में एरिया नहीं है तो उनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, लेंथ बचता है, तो उनका जो भी टोटल मास होगा वो पूरे लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा,
ठीक है। अगर आप जेई और नीट में देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला ले लेते हैं और वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो अगर आपको ये बेसिक समझ हो जाती है तो आप वो क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ही अगला जो केस है वो है सिग्मा वाला। इस जो साइन है इसको हम कहते हैं बेसिकली सिग्मा, सिग्मा, और ये जो है इसको हम कहते हैं रो। नाम क्या होगा इनका, नाम होगा एरियल मास डेंसिटी। जैसे यहां पर क्या था लीनियर मास डेंसिटी, वैसे यहां पर एरियल मास डेंसिटी, यहां पर क्या वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब इसका समझ भी क्या है, इसके लिए समझना कैसे इंपॉर्टेंट। अब आप समझो कि आपके पास में एक फुटबॉल है, ठीक है। अब अगर आप, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल होता है तो फुटबॉल के जो अंदर होता है वो क्या होता है, बेसिकली एयर होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो एयर का जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन अगेन अगर मैं उस फुटबॉल को जाके वेट करता हूं तो उसका कुछ मास निकलता, कुछ वेट निकलता उसका, ठीक है। तो हम कैसे मान ले कि तो उसका वेट है किस चीज का, वो वेट है बेसिकली उसके ऊपर जो सरफेस जो मटेरियल लगा हुआ है वो उसका वेट है। और अगर आप ध्यान से सोचो तो वो वेट सिर्फ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर आप समझोगे कि एयर का जो मास है हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो अब उसके पास में जो वेट आ रहा है वो किसका वेट आ रहा है, जो भी उसका सरफेस पे जो मटेरियल लगा हुआ है फुटबॉल के, उसका वो वेट है बेसिकली, ठीक है। तो उसका वेट में क्या मालूम चलता है सर, उसका वेट में ये मालूम चलता है कि उसका जो भी वेट होगा, जो भी मास होगा, वो कहां फैला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सरफेस पर है, अंदर नहीं है। समझो इस बात को ध्यान से, उसका जो भी मास होगा, कह लो वेट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एरिया पर है, अंदर मास नहीं है, बाहर मास नहीं है, सिर्फ सरफेस पर मास है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। हम ऐसा कह रहे हैं कि जितना भी मास है उस फुटबॉल का, जितना भी मास है वो सब कुछ कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सरफेस के ऊपर, अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर क्या है, मास है, ठीक है। अभी हम उसका और भी एग्जांपल करेंगे। जैसे प्लेट, एक पतला सा एकदम प्लेट ले लो, तो उसका जितना भी मास होगा वो सब कहां फैला हुआ है, उसके एरिया पर फैला हुआ है, ना कि उसके विड्थ में या फिर उसके मोटाई में कुछ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। अभी हम अगेन थोड़ा समझेंगे इसके बारे में जब मैं आपको ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा तभी, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम एक वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है बेसिकली, तो अब आप समझो कि वही फुटबॉल ले लो, अब उस फुटबॉल के अंदर ना पानी भर दो बेसिकली, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर पानी भर दिया तो अब आप जाके उसको वेट करो तो आपको मालूम चलेगा कि वेट तो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अब क्यों क्यों वेट इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसके अंदर भी एक मास है, ठीक है। तो इस केस में जो मास है वो कहां फैला हुआ है, वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बेसिकली हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हर एक वॉल्यूम, आप कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लो, हमारे पास में एक स्फीयर है, उसका कोई भी छोटा सा आप वॉल्यूम लो तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, मास दिखेगा, उसके मास की वैल्यू होगी। लेकिन फुटबॉल के केस में अगर आप अंदर का कोई वॉल्यूम लोगे तो उसके अंदर मास नहीं दिखेगा, ठीक है। मालूम चला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था, ये तो लैम्बडा उससे भी हमने डिनोट किया था, वहां पे क्या था, चार्ज अपॉन में लेंथ, ठीक है। ओके, और वही सेम चीज यहाँ पर चार्ज अपॉन एरिया, वही सेम चीज यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। हमारे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनके बिना पे सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, पक्का। अगेन इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। यस, सो बेसिकली आई होप आप लोग को ये समझा होगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि ये क्योंकि एक डिस्क है, इसके पास में एरिया है बट वॉल्यूम नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्क है, ठीक है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, जितना भी मास है वो सब कुछ कहाँ फैला हुआ है, एरिया के ऊपर। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। मास किसका, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो टोटल मास इसका है, इस डिस्क का, वो कितना है, m है, और यहाँ से जो रेडियस है वो टोटल रेडियस कितना है, r है बेसिकली, ओके, ठीक है। तो इसका जो भी मास होगा वो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहाँ पर सिग्मा का यूज बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और अगर आप इसी को थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं m अपॉन में
इसका एरिया कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर। एक चीज और भी, यहां से हम इसको, क्योंकि देखिए अब हमने तो ऐसा मान लिया कि ये जो मास है वो पूरा की पूरा कहाँ फैला है, पूरा की पूरा एरिया के ऊपर फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक छोटा सा एरिया लूं, छोटा सा यहां से एक पार्ट कट करूं, तो उसका जो भी मास होगा वो उस एरिया के करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब अगर मैं एक छोटा सा, इतना बड़ा मैंने एरिया लिया तो उसका मास अलग होगा, इतना बड़ा लिया तो उसका मास इतना होगा। समझ लो, एज लाइक इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dm अपॉन में dA। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी छोटा सा एरिया लो उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वल मास आएगा, सच दैट इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो हर एक जगह पे इक्वल मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस इसीलिए। ठीक है, अब जैसे चलो ठीक है, आई होप आप इतना आपको समझा होगा। ठीक है, चलो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, अब हमको तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमको कुछ भी नहीं पता। लास्ट केस में हमने बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, उसी का हमने थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, अभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब रिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने, तो हमको मालूम चला कि यार वो क्या था, वो बेसिकली कुछ ऐसा था। ठीक है, कि मास क्या था, हर एक जगह पे था। तो हमने बहुत आराम से उसका क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इस केस में कैसे निकाले, अगर हम थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा कैसे समझे, जैसे अगर मैं इस चीज को देखूं कि ये डिस्क है, अगर मैं एक छोटा सा सर्कल लूं, सर्कल मतलब वही रिंग ले लूं। ठीक है, उसके बाद में जो उसके तुरंत बाद वाला होगा उसको भी ले लूं, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। अब देख पा रहे, मतलब क्या है, ये जो डिस्क है वो n नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है। मतलब अगर मैं n नंबर ऑफ रिंग ले लूं, हर एक का मास भी कुछ अलग ले लो या फिर सेम ले लो, और रेडियस तो सबका अलग अलग है, दिख रहा है आपको। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रेडियस सबका अलग अलग होते जाएगा। तो अगर मैं रिंग को छोटे रिंग को मैं ऐड करते जाऊं तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और अगर मेरे पास में छोटा रिंग है उसको मेरे को बड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने एक छोटा सा कोई भी एक रैंडम शेप का रिंग यहाँ पर ले लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैसे, जैसे हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये रहा एक रिंग, इसी डिस्क में से मैं एक रिंग कट कर रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा रिंग कट कर रहा हूं जिसका जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियस है, उसको मैं कह रहा हूं ये रेडियस कितना है, x है। ओके, इसका जो ये जो रेडियस है उसका जो डिस्टेंस है या फिर कह लो जो रेडियस है वो क्या है, x है। और इसका जो मास होगा, ये इसका जो मास होगा वो क्या होगा, dm होगा, क्योंकि छोटा सा रिंग मैंने लिया है, पतला सा रिंग लिया है। और जो इसका विड्थ होगा, जो मोटाई होगी, उसको मैं dx मान ले रहा हूं। कुछ तो मोटाई होगी ना उस रिंग की। ठीक है, इसलिए मैंने उसको क्या मान लिया, dx मान लिया। और इसका जो रेडियस है उसको मैंने क्या माना, x, जहां पर मुझे मालूम चल रहा है कि x इज वेरिएबल। x कहां से कहां तक जाएगा, फ्रॉम 0 टू r तक जाएगा। समझ पा रहे आप लोग। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक एलिमेंट्री रिंग काटा, उसका रेडियस मैंने कोई भी एक रैंडम माना, जहां की उसका रेडियस कैसे स्टार्ट होगा, छोटा सा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो उससे होता क्या जाएगा, बेसिकली उससे होता जाएगा कि इन सब को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, इन सब रिंग को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलता है। तो हम तो इसी रिंग को क्या करेंगे, इस रिंग को ले लेंगे, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो रिंग है, ये जो छोटा वाला एलिमेंट्री पार्ट है, अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो क्या आएगा, छोटा सा आएगा। क्यों, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो छोटा सा क्या आएगा, उसका वैल्यू भी होगा। तो वो क्या होगा, कुछ r स्क्वायर और ये dm होगा। ठीक है, एक चीज और भी, क्योंकि ये छोटा सा है, क्योंकि हमने इसके लिए यूज किया है, तो इसके लिए हमने क्या माना है, x को, r को x माना है, तो आप यहां पर क्या पुट कर दो, x पुट कर दो। मालूम चला। देखिए हमारे पास में अगर कोई भी एक छोटा सा रिंग है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, हमने उसी चीज को यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये x है, x क्यों माना, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि यहां से यहां तक x है, और ये dm क्या है, इसका छोटा सा मास है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने इसको इंटीग्रेशन किया तो वो बन के क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। दैट इज यहां से क्या हो जाएगा, वो i
अब बच गया ये वाला इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। देखो यहाँ पर x फ्रॉम 0 to r तक x इज वेरिएबल। यहां पर अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम क्या है, छोटा सा मास है, लेकिन मेरे को डीएम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो डीएम कुछ भी हो सकता है। अब वो किसके करस्पॉन्डिंग एरिया में होगा मुझे वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों के अंदर मुझे अगर रिलेशन मिल गया तो ही मैं इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर पाऊंगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। एज लाइक आपको पता होगा कि अगर ये इंटीग्रेशन है, ये x है, और अगर यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है x²/2, ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो वो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें ही क्या है, फिलहाल के लिए अलग अलग है। अगर मैं इस डीएम का डिपेंडेंसी पता कर लूँ इस x के फॉर्म में तो मेरा काम हो जाएगा। अब अगर मैं इस डीएम के बारे में सोचने जाऊं तो मुझे मालूम चलेगा यहां से डीएम के बारे में, और यहां से डीएम क्या होगा, बेसिकली ये होगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, जैसे ये रहा डीएम और ये रहा सिग्मा, सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, ठीक है। एरिया, ये जो छोटा सा मास है ये रहा, डीएम की वैल्यू ये रही, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ तो सर मुझे पता है वो क्या है 2πr, बट यहां पर r क्या है, x है, तो ये हो गया x डॉट। अब ये हो गया लेंथ, मुझे क्या चाहिए, एरिया। तो लेंथ, एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आता है। लेंथ तो मैंने लिख लिया है, मुझे ब्रेथ चाहिए, तो मैंने ब्रेथ कितना मान लिया उसका, dx मान लिया, और यहां पर ये हो गया dx, बस कहानी खत्म। अब इस डीएम की वैल्यू, अब देखो ये जो डीएम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और dx के ऊपर। बस इसी को उठा के यहां पर लाते हैं तो क्या मुझे मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रहेगा, यहां से आ जाएगा सिग्मा 2πx डॉट x और dx, ठीक है। अगर मैं इस x की लिमिट पुट करना चाहूं, ये जो x है वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 to r तक, तो लिख लो इसको भी 0 to r तक, यहां पर भी लिख दो कि ये क्या है 0 to r तक। बस आप अभी इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेशन, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। कांस्टेंट कौन है, सिग्मा है, 2π है, बस और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये रहा 0 to r, बच गया क्या, ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये dx, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन में, सॉरी ये x का क्यूब और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब बच्चों एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, वो ये होता है कि x रेज टू n है और यहाँ पर dx है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x रेज टू n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। कि यहाँ पर x के रेज टू n है तो dx है, दोनों ही x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x के जो पावर में होगा n प्लस लिख दो, और यहाँ भी क्या लिख दो, n प्लस 1 लिख दो। तो यहाँ भी हम सेम चीज करने जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x का क्यूब है मतलब 3 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 4, तो मतलब ये क्या होगा x रेज टू 4 अपॉन में 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और यहां से अभी लिमिट पुट करना बाकी है, वो लिमिट क्या है 0 to r, ठीक है। अगर अब मैं यहां से देखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सिग्मा 2π, ठीक है। आप इस चीज को यहां भी लिख सकते हो सिग्मा 2π। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सिग्मा 2π, अब जब मैं लिमिट पुट करता था सबसे पहले इसको पुट करता हूं, बाद में इसको पुट करता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा, इस r को पहले यहां पुट करो x की जगह पे, तो क्या मिलेगा r रेज टू 4 अपॉन में 4, यहां पर 0 पुट करो x की जगह पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगर मैं इसके और आगे जाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि सिग्मा 2π r रेज टू 4 अपॉन में 4। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम और भी यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा भी आप जरा देखो, सिग्मा क्या है, सिग्मा है मास अपॉन एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू वहां से मैं पुट कर सकता हूँ, टोटल सिग्मा इज m अपॉन में पाई r का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बचा, पाई बचा, ऊपर क्या बचा r रेज टू 4, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब आप जरा यहाँ देखिए, पाई से ये पाई गया, ये r स्क्वायर से ये सॉल्व हो गया, और यहां से मुझे क्या मिला m r का स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहां से जो मुझे मिल रहा है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितनी मिल रही है, mr²/2। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और हमारे पास में सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास में और भी ऑब्जेक्ट है। एज लाइक हमारे पास में ट्रायंगुलर लेमिना है, हमारे पास में स्क्वायर लेमिना है, हमारे पास में स्पीयर है, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हमारे पास में रॉड है। उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऐसे ही निकालते हैं, हम ऐसे ही डेरिवेशन करके निकालते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इस चीज को नहीं दिया गया है। वो सिलेबस हमारे जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो हम जब जेई और नीट की क्लास में पढ़ेंगे तो हम उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आते हैं, डेरिवेशन का पार्ट वो भी हम वहां पर सीखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रीड करना है। ठीक है, बट इसका डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में, तो हमने इसको परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट हम उसको थोड़ा सा लिखते हैं कि जो बाकी जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यस, रफ कर दो मैं। यस, तो अब हमारे दो चीजों का निकाल लिया है। किसका किसका निकाल लिया है, रिंग का निकाल लिया, डिस्क का निकाल लिया। रिंग का क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। कहां से, सेंटर से जब वो पास करता है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है। ठीक है, और हमने डिस्क का भी निकाल लिया, भाई सेंटर से पास होगा और कहां से पास होगा, उस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो वो क्या आया था बेसिकली, ये रहा हमारा, कहां पर बनाओ, यहीं बना लो। ठीक है, सो ये रहा बेसिकली एक रिंग और ये रहा सेंटर से पास करता हुआ। मास कितना है, m है, रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, mr²। ठीक है, सेकेंड हमने क्या पढ़ लिया, डिस्क का। तो आप लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सॉरी डिस्क passing through its center and perpendicular to its plane। तो वो कितना आ रहा था, वो अगर मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ तो ये आ रहा था हमारा कि ये रहा अगर एक डिस्क, ये रहा एक्सिस से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस से, और ये हमारा क्योंकि डिस्क है। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो उसका जो i की वैल्यू आती है वो होती है mr²/2। ठीक है, अब हमारे पास में एक थर्ड क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं, एक रॉड ले लो आप। ठीक है, रॉड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, बस सेंटर ही कह लो। ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास में एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका मास दिया हुआ है m, जिसका लेंथ दिया हुआ है l। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेंटर से पास करता हूं, मेरा जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से बेसिकली। ठीक है, जहां से इसको रोटेट करना है। तो अगर मैं इसकी बात करता तो इसके अकॉर्डिंग जो i आएगा वो कितना आएगा, ml²/12। अगेन इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा, आप क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मास कहां फैला हुआ है, लेंथ में, तो अगेन लैम्बडा का यूज आएगा और आप आराम से 0 to l लेकर थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको ये आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, और हम तो इसको पढ़ने ही वाले हैं जेई की क्लास में। तो फोर्थ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, वही सेम चीज बट इस बार पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सॉरी इट्स वन ऑफ द एंड, इट्स वन ऑफ द एंड। तो मतलब अगर मेरे पास में वही सेम रॉड है,
इसका लेंथ आप एल ले सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ना ये जो लेंथ है वही सेम कहानी, मास इज एम, लेंथ इज एल, लेकिन अब मैंने अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर रखा है, या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, ठीक है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है ml²/3, ठीक है। ये 4 हुआ, आप इसे आराम से कॉपी कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 1-2 और भी ऑब्जेक्ट है जो कि मैं फर्स्ट पार्ट रफ कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। मैं दोनों ही पार्ट रफ कर देता हूँ, लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ से हमने 4 का देख लिया कि चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा, ठीक है। हमारे पास में 2-3 और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनका भी देख लेते हैं, जिसमें से है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हॉलो स्फीयर के बारे में। अगर मेरे पास में एक हॉलो स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। सो हमारा 5th पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई ऑफ हॉलो स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो मतलब अगर हमारे पास में एक स्फीयर है और ये हॉलो है और ये रहा सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस जो कि इसके अराउंड घूम सकता है, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2/3। I = 2/3 mr²। अब अगेन हमारे पास में 6th पॉइंट है जो कि होता है मोई ऑफ, अब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा, सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, ये रहा ओमेगा, ये रहा इसका सेंटर, तो इसका जो आई होता है वो होता है 2/5 mr², ठीक है। हमारे पास में एक और भी क्वांटिटी समझ लो जो कि है 7th, तो वो है हमारा बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सो वो क्या होगा, आप मान लो कि ये रहा एक कोई भी एक्सिस मान लो, ठीक है, एक सेकेंड, यस। तो अगर हमारे पास में ये आता है कि ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट ले लो, तो अगर मैं कहता हूं कि इसका लेंथ L है और इसका जो ब्रेथ है वो B मान लो, यहां से लेके यहां तक, और ये रहा इसका सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो एक्सिस पास हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, जैसे अगर ये शीट है, ठीक है, ये शीट है, तो एक्सिस हमारा ऐसे पास हो रहा है सेंटर से, ठीक है। जैसे इस डायग्राम को ऐसे उठा लो और ऐसे कर लो, तो ये रहा। अगर ये डायग्राम ऐसे है तो इसका जो एक्सिस है वो ऐसे पास हो रहा है, ओके। तो अगर इसका एक्सिस ऐसे पास हो रहा है तो हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं वो होता है I = m, यहां पर आएगा L²B²/12, ठीक है, वही डॉट वाली कहानी, बट उसके बाद में ब्रेथ भी आ गया, बस इसीलिए उसको ऐड कर दिया। अब अगर सपोज करो कि यही चीज हमारा ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है, अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर में क्या होता है L = B, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ L का स्क्वायर, 2 से 2 जाएगा तो बचेगा क्या ml²/6, तो वो क्या होता है हमारे स्क्वायर का होता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि मोई ऑफ स्क्वायर लेमिना, तो उसका क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली ml²/6, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट जिनके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, हम इसका डेरिवेशन में बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, और इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।